तो कहानी शुरू होती है सन 1847 से। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इस राजा का राज्य फैला हुआ था। इसके पास एक सुखी संपन्न जीवन जीने के लिए भरपूर परिवार और अपार धन संपदा थी, लेकिन कमी थी तो इसके पास शांति की। राजा ने शांति के लिए बहुत दान पुण्य किए, बहुत से भोजों का प्रारंभ किया, लेकिन राजा को कोई शांति नहीं मिली। राजा ने शांति की तलाश में तांत्रिक से पूछा कि मुझे शांति कैसे मिलेगी। तब तांत्रिक ने राजा को बताया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हें शांति की तलाश में घूमना होगा, भटकना होगा और सच्ची शांति को ढूंढना होगा। राजा ने अपना राज्य पाठ, परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ कर सच्ची शांति, सच्चे सुख की तलाश में सारे तीर्थ स्थलों पर जाकर माथा टेके, गुरुओं की सेवा की, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिली। थक हार कर, निराश होकर राजा ने ये सोचा कि उसे सच्ची शांति कभी नहीं मिलेगी। इसलिए राजा ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में जाने का फैसला किया। राजा जैसे ही जंगल में कदम रखता है कि उसे कंकड़ों की आवाज़ आने लगी। हालांकि इस आवाज़ से राजा डरता नहीं है। वो जैसे ही आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा कि तभी उसे एक काले रंग का पत्थर दिखाई देता है। उस काले रंग के पत्थर को देखकर राजा अपना शस्त्र त्याग देता है और वहीं पर उसे सच्ची शांति की अनुभूति होती है, जिसमें उसे पिता के प्यार और माँ का दुलार दोनों प्रतीत होता है। इस पत्थर के सामने, इस देव के सामने राजा की सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं, सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ पर राजा को एहसास होता है कि उसे माँ का प्यार और पिता का आशीर्वाद दोनों मिल गया। राजा हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहा था कि तभी उसके पीछे गांव वाले आ जाते हैं। राजा उनसे कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो और इस देव को मुझे सौंप दो। इस पर एक गांव वाला कहता है, हे राजन, आपको जो चाहिए वो ले लो, लेकिन हमसे हमारे देव को मत मांगो। कि तभी वहाँ पर खड़े एक साधु के अंदर उस पत्थर के देव उनके अंदर आ जाते हैं और राजा को आदेश करते हैं कि मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तू गांव वालों को क्या देगा। राजन उसके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। तब वो देव कहते हैं कि मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो एक जोर से दहाड़ मारते हैं और वो कहते हैं कि मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है वहाँ तक की सारी ज़मीन तुझे गांव वालों को देनी होगी। इस पर राजा मान जाते हैं और खुशी खुशी उस देव को लेकर अपने घर जाते हैं और राजा को वो खुशी, वो एहसास मिलता है जो उनके प्रथम पुत्र के पैदा होने पर उन्हें हुआ था। राजा देव को अपने घर लाते हैं और उस दिन के बाद राजा के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ही समृद्धि रहती है और वो हंसी खुशी अपना और अपने परिवार के साथ, गाँव वालों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सन 1970 का सीन, जिसमें शिवा अपने पिताजी के साथ राजा के महल जा रहा होता है और शिवा के पिता उसे ये कहानी सुना रहे होते हैं कि उस समय के बाद राजा के महल में हमेशा देव के नाम का उत्सव मनाया जाता है। शिवा अपने बाबा से पूछता है, बाबा कि जब राजा ने हमें ये ज़मीन दे दी है तो राजा के वंशज हमसे ये ज़मीन वापस क्यों मांग रहे हैं। इस पर शिवा की माँ कहती है कि उनकी ज़मीन है इसलिए वो मांग रहे हैं। इसके बाद राजा के महल में पंजुली देव के नृत्य का कार्यक्रम होता है। उस दौरान पंजुली देव नृत्य के उपरांत गांव वालों से कहते हैं, कुछ मांगो, कुछ कहो। इस पर गांव के मुखिया कहते हैं कि पंजुली, आपकी कृपा से हमारे पास सब कुछ है, हम कुछ नहीं मांगना चाहते,
लेकिन इस पर राजा का एक वंशज पंजुली से बड़े ही अभद्र तरीके से अपने गांव की ज़मीन मांगता है। इस पर पंजुली देव उसे समझाते हैं कि तुम्हारे दादा परदादा ने ये ज़मीन पंजुली देव के बदले गांव वालों को दी है। इसे अगर तुम लेने की कोशिश करोगे तो अनर्थ होगा। इस पर राजा का वंशज कहता है कि अगर मुझे सीधे तरीके से ज़मीन नहीं मिली तो मैं कोर्ट का सहारा लूँगा। इस पर पंजुली देव मुस्कुराते हैं और उसकी बात को इग्नोर करते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर नृत्य करते करते अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवा अपने पिता का पीछा करते हुए जाता है, क्योंकि उसके पिता के अंदर पंजुली देव आए हुए हैं। जंगल भर जाकर देखता है तो एक आग का गोला जल रहा है और वहाँ से उसके पिता पंजुली देव के रूप में गायब हो चुके हैं। गांव वाले आपस में अटकलें लगाते हैं, क्या किसी ने मार दिया? अगर मारा होता तो यहाँ पर लाश मिलती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा का वंशज वो साहब जो कोर्ट के माध्यम से गाँव वालों से ज़मीन लेने के लिए गया था, वो कोर्ट की सीढ़ियों पर खून की उल्टी करके मर जाता है। इसके बाद हम सीन देखते हैं सन 1970 की, जहाँ पर गांव वाले आपस में ये कहानी बोल रहे होते हैं। आज फिर से गांव में कोला का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें भैंसों को दौड़ाकर भी एक प्रोग्राम होता है। बहुत से मेले लगते हैं, उसमें एक भैंसों को दौड़ाकर जीता हुआ प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें शिवा काफ़ी अच्छे नंबरों से जीत जाता है। लेकिन साहब का नौकर साहब को खुश करने के लिए शिवा को दूसरे नंबर पे डाल देता है और एक हारे हुए भैंसे को पहले नंबर पे डाल देता है, जिससे शिवा बहुत ही गुस्सा होता है और गुस्से में शिवा साहब के नौकर को और उसके लोगों को कुत्ते की तरह पटक पटक के मारता है। इसके बाद हम साहब के महल का सीन देखते हैं, जहाँ साहब अपने नौकरों को डांटते हुए और पीटते हुए समझाते हैं कि जब शिवा जीत गया तब उसके साथ ये बेईमानी क्यों, और शिवा जीते या कोई भी जीते सारा गांव मेरा है, सारे गांव वाले मेरे हैं, तो इसलिए ये फालतूगिरी बंद करो। साहब शिवा को मेडल, दारू और कोला के लिए कुछ पैसे देते हैं। इससे शिवा बहुत ही और उसके लोग खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। शिवा गांव में जाते हुए बड़े खुश होकर लोगों को अपना मेडल दिखाता है। इसके बाद वो अपने चाचा के घर जाता है, उन्हें कोला के लिए पैसे देता है और अपने छोटे भाई गुरुआ से आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल लेता है, थोड़ी सी हंसी मजाक करने के बाद। इसके बाद हम ठरकी रंपा को देखते हैं, जो कि गांव की एक छोरी को लेकर झाड़ियों में चला जाता है। उसके बाद शिवा अपने घर आता है, अपने भैंसों को दाना डालता है और उसके बाद अपने निठल्ले उचक्के दोस्तों के साथ मौज मजा करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद ये लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं कि तभी रंपा आ जाता है और वो चिकन खाते हुए बोलता है, ये तो सूअर का मटन नहीं है। इसके बाद शिवा कहता है कि चलो आज रात को सूअर का शिकार करने के लिए चलते हैं, तब सूअर का मटन खाने को मिलेगा। तभी शिवा की माँ आ जाती है, सबको थोड़ा सा धो धपट कर शिवा को काफ़ी भला बुरा बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ मुरली के पास गांव वाले सूअर की टांग लेकर उसे तोहफे के तौर में देने के लिए आए होते हैं, लेकिन मुरली उन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीट रहा होता है कि तभी मुरली का सीनियर ऑफिसर आता है और उन्हें समझाता है कि पुलिस स्टेशन में ऐसे गांव वालों को पीटना गलत है और इससे गांव वाले भड़क सकते हैं और तुम पर जानलेवा हमला कर सकते हैं। इस पर मुरली उन्हें थोड़ा क्या सुनकर जाने देता है। इसके बाद हम मुरली को देखते हैं, जो कि गांव के आसपास मैपिंग कर रहा होता है कि सर्वे करके गांव वालों की ज़मीन या जंगल की ज़मीन को सरकार को सौंपने के लिए। कि तभी कुछ गांव वाले जंगल से लकड़ी और फूल पत्ते लेकर जा रहे होते हैं कि मुरली उन्हें रोकता है और बोलता है कि तुम लोग किसकी इजाज़त से लेकर जा रहे हो। इस पर तभी शिवा वहाँ से गुजरते हुए देखता है और वहाँ पे मुरली को काफ़ी उल्टा सीधा सुनाकर उन गाँव वालों को भेज देता है। इससे मुरली के दिल दिमाग में शिवा तो बैठ जाता है। इसके बाद रात को शिवा और उसके साथी जंगल में जाकर एक बड़े से सूअर का शिकार करते हैं और खा पी कर वो थोड़ी देर सोते हैं कि तभी शिवा को अपने बचपन का दिन हमेशा और अक्सर सपने में आता रहता है, जिससे डर कर वो उठ जाता है। इसके बाद हम सवेरे का सीन देखते हैं,
कि शिवा की माँ बाहर जा रही होती है कि तभी वो देखती है कि कुत्ते को सूअर का मीट डाला हुआ है, जिससे वो भड़क जाती है और वो हमेशा सूअर के शिकार के खिलाफ़ होती है। इस पर वो शिवा को लातों से, हाथों से, डंडों से मारती है, उसके दोस्तों को भी मार पीट कर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद शिवा और उसके दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम सुधाकर को देखते हैं, जो कि मुरली के पास आया हुआ होता है लकड़ी की कटाई के पैसों के रिगार्डिंग बात करने के लिए, और मुरली को देवेंद्र राजा साहब के घर इनविटेशन देने के लिए। कि तभी एक कांस्टेबल आकर मुरली को बताता है कि जंगल में शिकार हो रहा है और उस दौरान हमें एक देव का मुकुट मिला है, जो कि राजा के मुकुट से भी काफ़ी कीमती है। इसके बाद हम साहब के महल का सीन देखते हैं, जहाँ साहब सूअर के शिकार पर शिवा को पुरस्कार देते हैं और शिवा वहाँ से जाता है कि तभी मुरली आ जाता है। मुरली के महल में आने पर राजा उसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे गांव वाले अनपढ़ और नासमझ हैं, तो जब आप सर्वे करेंगे और उनसे कोई ऊंच नीच हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। लेकिन इसके बदले में मुरली राजा को उल्टा सुना देता है कि मैं एडजस्ट नहीं करता, एडजस्ट की वजह से तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है। इनडायरेक्टली राजा को धमकी देता है। कोला का त्यौहार शुरू होता है और कोला के त्यौहार में रात को जब साहब आता है वो शिवा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शिवा लीला के पीछे पड़ा होता है, उसके बचपन के प्यार, जिसमें राजा को इग्नोर कर देता है। लेकिन दोबारा जब आता है तब वो राजा साहब को देखकर माफ़ी मांगता है। उसके बाद हम देखते हैं गांव वाले गांव में जश्न मना रहे होते हैं, कोला के त्यौहार में पटाखे फोड़ रहे होते हैं, नृत्य हो रहा होता है, गायन हो रहा होता है। कि मुरली कहीं दूर खड़े होकर दारू पी रहा होता है और उसे अचानक से पटाखों की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो गांव में आकर गांव वालों पर रौब झाड़ने की कोशिश करता है। वो गांव में आते ही पटाखे फोड़ रहे इंसान के हाथ से उसका पटाखा छीनकर उसे उल्टा सीधा बोलता है। कि तभी शिवा देख लेता है और वो आकर मुरली के हाथ से पटाखों को छीनकर मुरली को खाली मारता नहीं है, बाकी उसका सब कर देता है। इस पर मुरली और शिवा के बीच में काफ़ी तनातनी हो जाती है, जिसके बीच में राजा साहब आकर इस मामले को संभालते हैं और वहाँ से मुरली को जाने के लिए कहते हैं। बाद हम सवेरे का सीन देखते हैं, जहाँ पर मुरली थोड़ा लीला को और उसके बाप को देखकर डर जाता है, क्योंकि रात को मुरली ने लीला को छेड़ा होता है। तो उसे लगता है कि लीला ने अपने बाप को उसके बारे में बता दिया है कि इसने उसे छेड़ा है। लेकिन वहाँ पर मामला दूसरा होता है। लीला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग लेकर आई हुई होती है और लीला का पप्पा शिवा को लीला की नौकरी साहब से बोलकर लगवाने के लिए कहता है। इस पर शिवा मान जाता है। वो लीला को उसके बाप को लेकर साहब के पास जाता है और लीला की नौकरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लगवा देता है। इससे लीला जहाँ शिवा से दूर भाग रही होती है उससे जेलस हो जाती है, खुश हो जाती है और इन दोनों के बीच में प्यार टपाटप खपाखप धीरे धीरे चालू हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं लीला डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए जाती है कि वहाँ पर उसे फर्स्ट डे ही पता चलता है कि उसके गांव में सर्वे शुरू होने वाला है। सर्वे का तो बहाना होता है गाँव वालों की ज़मीन छीनकर जंगल में मिलाकर सरकार को सौंपनी होती है। इससे लीला बहुत दुखी और हताश निराश हो जाती है कि ड्यूटी के पहले ही दिन उसे अपने लोगों से दुश्मनी करनी पड़ेगी। उसके बाद मुरली पुलिस, गुंडों और फॉरेस्ट की टीम लेकर गांव वालों के पास जाता है। वहाँ पर उन्हें बताता है कि तुम लोगों ने सरकार की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया है। इस पर गांव वालों के बीच और मुरली के बीच काफ़ी तनातनी होती है, लड़ाई भी होती है, काफ़ी हाथापाई होती है। लेकिन इस बीच मुरली वार्निंग के तौर पे शिवा पर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली साइड से निकलती है। मुरली कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें वार्निंग दी है, अगर दोबारा आने की कोशिश करोगे तो जान से मारने में मुझे समय नहीं लगेगा। और तब पुलिस वाले मिलकर मुरली को बांध देते और मुरली के सामने उनके ज़मीन पे गड्ढा मारकर मार्किंग करके उनकी ज़मीन पर सरकारी कब्जा कर लिया जाता है। मुरली शिवा देखता रहता है और कुछ नहीं कर पाता है। इसकी वजह से वो बहुत ही हताश और निराश हो जाता है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ शिवा सवेरे से भूखा प्यासा गुस्से में बैठा होता है कि तभी वहाँ पर लीला शिवा के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन मुरली उस पर हाथ उठाता है, जिसकी वजह से शिवा की माँ शिवा को मारती पीटती है और फिर शिवा वहाँ से चला जाता है।
के बाद हम सवेरे राजा साहब के पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर सरकारी वकील गांव वालों से पेपर ले रहा होता है कि तभी वहाँ पर अचानक से सुंदरा पैलेस के अंदर जाने की गलती कर देता है, जिस पर राजा साहब का नौकर उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। इस पर शिवा को बहुत गुस्सा आता है और वो उस नौकर को जान से मारने वाला होता है कि गुरुआ के कहने पर रुक जाता है और उसकी जान बख्श देता है। इसके बाद राजा साहब, शिवा और बाकी लोग मिलकर पार्टी करते हैं। रात का समय होता है और जिसे शिवा ने मारा होता है वो शिवा को मारने के लिए प्लानिंग करता है और राजा साहब रात के समय भी एक छमिया के पीछे जाके टपाटप खपाखप करने लगते हैं कि तभी राजा साहब अंदर टपाटप कर ही रहे होते हैं कि तभी शिवा को देव के पद चिन्हों की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बचपन से ही उसे सुनाई देती है। वो डर के चिल्लाकर राजा साहब को रट करके वो दोनों वहाँ से भागते हैं और राजा साहब का प्रोग्राम चौपट हो जाता है। इसके बाद हम सवेरे का सीन देखते हैं, जहाँ पर शिवा की माँ, उसके चाचा और उसके दोस्त लोग बैठे होते हैं कि तभी शिवा की आँख खुलती है और शिवा की माँ हमेशा की तरह शिवा के दोस्तों को उल्टा सीधा भला बुरा कह रही होती है, जिससे वो नाराज़ होकर बाहर चले जाते हैं। तब शिवा उठता है और अपनी माँ से कहता है, तुझे जो बोलना है मुझे बोल, मेरे दोस्तों को भला बुरा मत बोला कर। इस पर इन लोगों की बात यहीं ख़त्म हो जाती है। इसके बाद शिवा और उसके दोस्त बैठे होते हैं कि तभी फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली की गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं, जिस पर शिवा को गुस्सा आता है। वो मुरली के आगे बंदूक तानकर उसे डराने की कोशिश करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुरली जंगल में अवैध शिकार ना हो, जंगल में अवैध कटाई ना हो और शिवा के लोगों को पकड़ सके, इसलिए पूरी कोशिश में लगा होता है। और शिवा मुरली के नाक के नीचे जंगल से पेड़ काट रहा होता है, सुअरों का शिकार कर रहा होता है। दोनों अपने अपने काम में माहिर होते हैं और दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं सुंदरा किसी जंगली पौधे को घसीटते हुए ले जा रहा होता है कि तभी उसे मुरली देख लेता है। इस पर मुरली पूछता है कि ये पौधा कहाँ लेकर जा रहा है, तो सुंदरा कहता है कि मेरे सर के बाल झड़ रहे हैं, बीबी ने बोला जंगली पौधा लेकर आए हो। इस पर मुरली उसे एक झापड़ मारता है और बोलता है ऐसे तो तू पूरा पेड़ ख़त्म कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं एक तरफ जहाँ मुरली और सुधाकर बैठकर दारू पी रहे होते हैं जंगल में ही, वहीं दूसरी तरफ शिवा अपने दोस्तों के साथ जंगल में पेड़ की कटाई कर रहा होता है कि तभी सुधाकर मुरली को टिप देता है कि अगर आप मेरे काम में आओ तो मैं आपको शिवा और उसके दोस्तों को पकड़ने में मदद कर सकता हूँ। इस पर सुधाकर मुरली को लेकर शिवा को पकड़ने के लिए जाता है। वो लोग पेड़ ऑलमोस्ट काट चुके होते हैं कि तभी जैसे ही मुरली की गाड़ी आती है कि पेड़ आकर मुरली की गाड़ी पर गिरता है, गाड़ी में आग लग जाती है और शिवा और उसके दोस्त वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। उनको लगता है कि शायद से मुरली और बाकी लोग मारे जा चुके हैं। इस डर से शिवा और उसके दोस्त फिर से जंगल में भाग जाते हैं और राजा साहब उन्हें मामला ठंडा होने तक जंगल में छुपे रहने के लिए आदेश देता है। उसके बाद हम फिर से जंगल में रात का सीन देखते हैं, जहाँ शिवा और उसके दोस्त सोए होते हैं कि तभी हमेशा की तरह शिवा को देव का सपना आता है और वो डर कर चिल्लाते हुए उठता है और बाकी सभी लोग डर जाते हैं। बाद हम शिवा और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि गांव में जाते हैं, वहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ लेते हैं, कुछ हथियार लेते हैं और कुछ बारूद लेते हैं कि अपना जंगल में सरवाइव कर सकें। इसके बाद हम अस्पताल में मुरली को देखते हैं, जहाँ उसका सीनियर ऑफिसर उसे समझा रहा होता है कि गांव वालों से पंगा लोगे तो उसके बदले में वो भी तुम पर हमला करेंगे, इसलिए आपस के डिस्प्यूट को सॉल्व करो और मिलजुल कर रहो। इसके बाद हम फिर से जंगल में सवेरे का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये लोग सोए होते हैं। पायल की आवाज़ सुनकर उठ जाते हैं, उन्हें डर लगता है कि कोई आया हुआ है, लेकिन वहाँ पर लीला इनके लिए खाना लाई हुई होती है। इन्हें समझाती है कि सब फालतूगिरी बंद करो और समर्पण करके शांति से रहो। इस पर शिवा जो लीला से नाराज़ होता है क्योंकि वो पुलिस वालों के साथ मिलकर गांव की ज़मीन कब्जाने आई थी। इस पर दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है। इस पर लीला वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। इसके बाद शिवा आपस के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए लीला के घर जाता है। वहाँ इनके बीच माफ़ीनामा होता है, प्यार होता है, रोमांस होता है, टपाटप खपाखप होता है और फिर रात अंत हो जाता है। हम सवेरे का सीन देखते हैं कि जहाँ सवेरा हो गया होता है,
लीला और शिवा अपने ट्री हाउस में अपनी हनीमून बिता चुके होते हैं। इसके बाद शिवा कहता है तो जा, कि तभी वो लोग नीचे देखते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली वहाँ पर उन्हें पकड़ने के लिए आया हुआ होता है। वो शिवा को पकड़ लेता है और शिवा के गन से हवा में फायर करता है, जिसकी वजह से गोली उसके मुंह को चीरती हुई निकल जाती है। इसके बाद शिवा को पकड़ लिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल में चला जाता है मुरली अस्पताल में कि एक रात गुरुआ को बहुत अनिष्ट होने का सपना आता है। तब वो राजा साहब को फ़ोन करके कहता है, राजा साहब अब आपको ही सब कुछ ठीक करना होगा। इस पर राजा साहब उसे कहता है, ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। गाँव वाले राजा साहब के पास जाते हैं कि वो शिवा और उसके दोस्तों को बचा ले। इस पर राजा साहब कहते हैं कि मामला थोड़ा गंभीर है, थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद हम राजा साहब और गुरुआ को देखते हैं, जो कि राजा साहब गुरुआ को अपनी ज़मीन, प्रॉपर्टी और पावर के बारे में बता रहे होते हैं। और राजा साहब गुरुआ को लालच देते हैं कि अगर तुम देव बनने वक्त अगर गांव वालों से मेरी ज़मीन दिलवाने में मदद करो तो मैं तुम्हें 5 एकड़ ज़मीन दे दूंगा। लेकिन गुरुआ इस बात से मना कर देता है। हम जेल का सीन देखते हैं, जहाँ पे शिवा और उसके दोस्त जेल से भागने का प्लानिंग कर रहे होते हैं। हम गांव में रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर कोई जीप से आकर गुरुआ की लाश को गांव में फेंक कर चला जाता है। उसके बाद हम रात को शिवा को देखते हैं जेल में, जो कि फिर से सपना देख रहा होता है कि देव उसके जेल के दरवाजे के आगे बैठकर रो रहे हैं और उनकी आंखों में खून है, जिसकी वजह से वो फिर से डर कर उठ जाता है, बैठ जाता है और आपस में बातें करने लगते हैं। इसके बाद हम सवेरे का सीन देखते हैं, जहाँ पर गाँव वाले गुरुआ की मौत से काफ़ी दुखी होते हैं, मातम मना रहे होते हैं कि वहाँ पर राजा साहब आते हैं और कहते हैं कि क्या हो रहा है, शिवा जेल चला गया, गुरुआ की मौत हो गई, गाँव में अशांति है, क्या ज़मीन शापित है, ये बातें चल रही होती हैं। उसके बाद हम मुरली को देखते हैं, जो कि रिकवर होकर अस्पताल से अपने ऑफिस को ज्वाइन कर लेता है। हम शिवा की माँ लीला और उसके बचे हुए दोस्तों को, बाहर बचे हुए दोस्तों को देखते हैं, जो कि आकर शिवा को बताते हैं कि गुरुआ को किसी ने मार दिया है, जिससे गुरुआ बहुत ही दुखी हो जाता है, बहुत ही टूट जाता है। बाद हम मुरली और उसके लोगों को देखते हैं, जो कि राजा साहब के खिलाफ प्लान बना रहे होते हैं, कि तभी राजा साहब का एक चमचा फ़ोन ऑन करके रख देता है, जिस फ़ोन की वजह से राजा साहब मुरली, उसके प्लान और उसके लोगों की सारी बातें सुनकर अलर्ट हो जाते हैं। ख़त्म होने के बाद मुरली की नज़र अचानक से फ़ोन पर पड़ती है। वो नंबर डायल करके देखता है, तभी वहाँ से राजा बोलता है हेलो, जिससे मुरली मामले को समझ जाता है। यहाँ पर राजा मुरली के प्लान को और मुरली राजा के प्लान को एक दूसरे से अलर्ट हो जाते हैं। हम राजा को देखते हैं, जो कि अपने बेटे से बात कर रहा होता है कि हमारे परदादा ने एक मामूली पत्थर को देव मान लिया और उसके लिए बहुत ही कीमती ज़मीन को गाँव वालों को दान कर दी, और उस ज़मीन को पाने के लिए मैंने देव वाणी बोलने वाले गुरुआ को मार कर गाँव वालों को सबक सिखाने की कोशिश की, तो क्या मैंने कुछ गलत किया? इस पर राजा का पगलेट बेटा का रिएक्शन देता है। इसके बाद राजा शिवा को जेल से छुड़वाता है, ताकि वो शिवा के ज़रिए फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली को मरवा सके। इसके बाद ये लोग मिलकर रात को पार्टी करते हैं और यहाँ पर राजा शिवा को फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली के खिलाफ भड़काता है कि शिवा जाकर उसे मार दे, और गुस्से में शिवा निकलता भी है उसे मारने के लिए। लेकिन बीच में वो दादा के धार की दुकान पर रुक जाता है, जहाँ दादा के साथ बैठकर वो गांजा फूंकता है, और यहीं पर गांजा फूंकते फूंकते दादा उसे बताते हैं कि मैंने एक दिन गुरुआ को देखा, जो कि राजा साहब के साथ जा रहा है, और फिर वहाँ से राजा अकेले आया। ये बात शिवा के दिमाग में क्लिक हो जाती है कि तभी राजा के लोगों को गलती से शक होता है कि शायद से शिवा उन्हें मार डाले। इसके अगेंस्ट में वो शिवा पर हमला करते हैं, शिवा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिवा उन सब पर भारी पड़ता है। काफ़ी अच्छे से उनकी धुलाई करने के बाद जब वो समझ जाता है कि ये राजा के लोग हैं, तब वो सोचता है कि राजा के लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं। इस पर उसका माथा ठनकता है और वो दिमाग पर थोड़ा जोर देता है, तो सारे मामले को समझ जाता है। इसके बाद शिवा राजा के महल में जाता है
उसके जहाँ उसकी दहलीज को नहीं लांघता था, आज उसके टेबल पर बैठकर खाना खाता है और राजा को साइलेंटली धमकी देकर चला आता है। बाद शिवा अपने गांव की तरफ लौट रहा होता है कि तभी उसे अचानक से देव दिखाई देते हैं चिल्लाते हुए, जिससे डर कर शिवा गिर जाता है और जहां हमेशा उस देवी सुअर से डर कर भाग रहा होता है, इस बार शिवा उनका मशाल लेकर उनकी तरफ जाता है और फिर वो घर की तरफ आता है। यहाँ गांव वाले और फॉरेस्ट ऑफिसर आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे राजा उनका चहेता बनकर उनकी ज़मीन को खुद ही हड़पने की और छीनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ दूसरी तरफ सुधाकर और राजा आपस में बात कर रहे होते हैं कि शिवा को अब उनके बारे में, असलियत के बारे में पता चल चुका है, तो उससे कैसे निपटा जाए। गांव वाले और फॉरेस्ट ऑफिसर आपस में समझौता कर लेते हैं कि इस तरीके से हमारी ज़मीन हमें मिल जाएगी और दूसरी तरफ राजा अपनी पूरी सेना, पूरी फ़ौज के साथ में गांव वालों और शिवा पर हमला करने के लिए आ जाता है। इसके बाद यहाँ राजा, उसके सैनिक और गांव वाले और शिवा के बीच में काफ़ी घमासान खूंखार लड़ाई होती है, जिसमें राजा का एक बड़ा सा राक्षस नुमा आदमी शिवा को ऑलमोस्ट मार ही देता है, बेहोश हो जाता है कि तभी शिवा में दैवी शक्ति आती है और उस दैवी शक्ति के कारण शिवा राजा और उसके लोगों को कुत्ते की मौत मार देता है और यहाँ पर मूवी एंड होती है। शिवा को देखते हैं जैसे शिवा के पिता कोला करते थे, देव बनकर नृत्य करते थे और गांव वालों की रक्षा करते थे, वैसे ही और गांव वालों की रक्षा करते करते एक दिन अदृश्य हो गए। वैसे ही शिवा कोला करता है, देव वाणी गांव वालों को सुनाता है और गांव वालों को फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली के हाथों सौंप कर वो भी अदृश्य हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे शिवा छोटा था उसके पिताजी गायब हो गए, अब शिवा गायब हो गया, लेकिन शिवा की पत्नी लीला अब शिवा के बच्चे को जन्म देने वाली है। मतलब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पर मूवी का अंत होता है, कंतारा द लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल गौतम शुक्ला यूनिवर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे 100 करोड़ सब्सक्राइबर टारगेट को पूरा करने में सहयोग करें। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। हैव अ ग्रेट डे।